हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। आज मॉक टेस्ट नंबर 3 टीआर एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए अपन ने वो सीरीज स्टार्ट की थी। आज बेसिक अकाउंट का पोर्शन लेके आए हैं जिसमें अपन डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से कि इनमें से क्या बोला कि इनमें से कौन सी अमूर्त संपत्ति है। इंटेंजिबल एसेट कौन सी है? तो भवन, ब्रोकर, फर्नीचर या ख्याति। अमूर्त संपत्ति क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है जिसे अपन टच नहीं कर सकते, इनविजिबल होती है और उसे देख नहीं सकते, अदर्शी होती है, तो वो होती है ख्याति। यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा क्योंकि बाकी सारी की सारी मूर्त संपत्ति है, अमूर्त नहीं है। टेंजिबल एसेट है, ये इंटेंजिबल है। और इंटेंजिबल एसेट में कौन कौन सी आती है? गुडविल, गुडविल तो आगे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, ये सारी की सारी अमूर्त संपत्ति होती है। और क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति जिसे व्यवसायी को रुपया देना है, व्यवसायी को रुपया देना है तो व्यवसाय में वो पैसा आएगा, तो व्यवसायी को पैसा देने वाला क्या कहलाएगा? डेटर, यानी कि देनदार। तो व्यवसायी को पैसा देगा तो वो देनदार होगा व्यवसाय के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तु व्यापार में कहलाती है। अब वस्तु कौन सी वस्तु है जो व्यापार में मतलब क्रय विक्रय के उपयोग से अपन खरीदते हैं, बेचते हैं? तो कौन सी वस्तु किस नाम से जानी जाती है? संपत्ति, माल या दायित्व या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा माल, क्योंकि ये गुड्स होता है। माल को अपन क्या बोलते हैं? गुड्स। तो ये माल क्रय विक्रय के लिए ही खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो माल यूज किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, चालू दायित्व है, करंट लाइबिलिटी इज, एक डिबेंचर है या ऋण पत्र है, दीर्घकालीन ऋण है, लेनदार है या देनदार है। अब बोला है चालू दायित्व है, या क्या है? लाइबिलिटी का बोला है, तो लाइबिलिटी यानी सी, लेनदार एक लाइबिलिटी है जो कि करंट लाइबिलिटी है। ये है लाइबिलिटी तो है ऋण पत्र, डिवेंचर, लेकिन ये कैसे है? लॉन्ग टर्म है। और दीर्घकालीन ऋण तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, तो भी ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी नहीं है। तो करंट लाइबिलिटी ये है लेनदार यानी क्रेडिटर है। और डी डेटर, डेटर क्या होता है? डेटर करंट एसेट होती है। डेटर क्या है? करंट एसेट है। तो यहाँ चालू दायित्व पूछ रहा है, करंट लाइबिलिटी कौन सी है? तो यहाँ लेनदार यानी क्रेडिटर एक चालू दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि कौन सी पूंजीगत पूंजीगत व्यय है कि कैपिटल एक्सपेंसेस है। पूंजीगत व्यय से क्या तात्पर्य है? कि पूंजीगत व्यय से संपत्ति कम होती है, संपत्ति बढ़ती है, दायित्व कम होता है, कोई नहीं। तो पूंजीगत व्यय करेंगे तो उसका अर्थ यही हुआ कि मशीनरी खरीदी तो अपने एक्सपेंस किए, तो वो किस प्रकार के व्यय हुए? पूंजीगत व्यय हुए। तो संपत्ति बढ़ती है, पूंजीगत व्यय से अपने क्या होता है? संपत्ति बढ़ती है। पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? जो लंबे समय यूज़ के लिए अपन कोई संपत्ति खरीदते हैं या मशीनरी फर्नीचर जो भी अपने व्यवसाय के लिए खरीदा है, वो पूंजीगत वही हुआ। तो इनका यूटिलाइज कितना लंबे समय तक होता है व्यवसाय में? मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनका तो ये संपत्ति बढ़ती है उससे। ठीक है, तो ये भी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 कि नई मशीन की स्थापना पर व्यय। अब नई मशीन खरीद रहे हैं, उसकी स्थापना पर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कर रहे हैं, या फिर मशीन पर भाड़ा व्यय कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस में ऐड होती है? तो वो पूंजीगत व्यय का पार्ट होती है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? अगर मशीन परचेज करते हैं तो उस समय अपन क्रय क्रय की गई वैल्यू, क्रय मूल्य प्लस उसमें गाड़ी भाड़ा या स्थापना व्यय और क्या ऐड करते हैं? गाड़ी भाड़ा, ये सारी की सारी पूंजीगत व्यय में जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब मशीनरी क्रय करते हैं व्यवसाय के लिए, तो अपन कौन सी एंट्री करते हैं? कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और मशीनरी में सारा का सारा वो शामिल कर देते हैं, जैसे गाड़ी भाड़ा और क्रय की गई वैल्यू और स्थापना व्यय, इनको मशीनरी की वैल्यू में शामिल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 8 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से तरल संपत्ति नहीं है। लिक्विडिटी अपन को बोला तरल संपत्ति नहीं है, तो रोकड़ कैसी है? तरल संपत्ति है। बैंक शेष तरल संपत्ति है। देनदार भी तरल होती है। तो यहाँ स्टॉक दे रखा ना, स्टॉक तरल संपत्ति नहीं है, क्योंकि स्टॉक को हाथों हाथ नहीं भुना सकते। बाकी को तो हाथों हाथ भुना भी सकते हैं, कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक को हाथों हाथ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? स्टॉक तरल संपत्ति होती है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ हैं, ऑप्शन ए, एक स्थायी संपत्ति, एक चालू संपत्ति, एक अदर्शी स्थायी संपत्ति, कोई नहीं। यहाँ एक चालू संपत्ति विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ होगी जो कि हाथों हाथ यूटिलाइज हो सके एक साल के भीतर भीतर। जो संपत्तियाँ यूटिलाइज की जाती है उसे कौन सी बोलते हैं? चालू संपत्तियाँ बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखो कि एक अल्पकालीन दायित्व नहीं है, बोल रहा है कि अल्पकालीन दायित्व नहीं है। तो देखिए, अल्पकालीन दायित्व नहीं है तो कौन सा अल्पकालीन दायित्व नहीं है? बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, देय बिल और ऋण पत्र। अल्पकाल बोल रहा है कि एक साल के भीतर भीतर जो यूज़ किया जाता है, एक साल से अधिक के लिए नहीं, तो वो कौन सा दायित्व होगा? तो बैंक अकाउंट अधिविकर्ष, ये भी चालू संपत्ति होती है। लेनदार चालू संपत्ति, सॉरी टू से,
बैंक अधिविकर ये दायित्व होता है, चालू दायित्व। लेनदार चालू दायित्व होता है। दे बिल चालू दायित्व होता है। तो ऋण पत्र लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो अल्पकालीन दायित्व नहीं है, तो ऋण पत्र अल्पकालीन दायित्व नहीं है। डी इज द राइट आंसर। यहाँ ये ध्यान रखना, नहीं है बोला है या है, ये विशेष तौर पर ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रत्यक्ष व्यय नहीं है। अब देखो प्रत्यक्ष व्यय नहीं है, तो प्रत्यक्ष व्यय कौन सा नहीं है? मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय होता है। मजदूरी एवं वेतन, वेतन आगे आता तो वो प्रत्यक्ष व्यय नहीं होता है, मजदूरी आगे आती है तो वो प्रत्यक्ष व्यय में आ ही जाता है। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी, इसमें वेतन पहले दे रखा है मजदूरी बाद में, तो ये प्रत्यक्ष व्यय नहीं है, तो सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वेतन पहले आ गया, सैलरी एंड वेजेज, ठीक है। और डी हो जाएगा आय शुल्क, ये भी प्रत्यक्ष व्यय है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि शुद्ध संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा यदि देनदारों से 50,000 रुपये नकद प्राप्त हुए। अब डेटर क्या थे हमारे? चालू संपत्ति थे। देनदारों से अपन को 50,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, तो कैश अकाउंट एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब एक आध देखा जाए तो डेटर अपने कम हुए और कैश अपनी बढ़ी, तो एसेट बढ़ी और एसेट घटी। कितनी? 50,000 से बढ़ी, 50,000 घटी, तो कोई प्रभाव पड़ा? यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो क्या बोलेंगे कि बढ़ते हैं या घटते हैं या कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12, स्टेशनरी के रूप में प्रयोग हेतु खरीदा गया कागज़। अब स्टेशनरी के प्रयोग के लिए खरीद रहे कागज़, तो वो किस प्रकार का हुआ? पूंजीगत व्यय हुआ, या आगम व्यय हुआ, या आस्तिगत आगम व्यय हुआ, या कोई नहीं। अब स्टेशनरी के रूप में प्रयोग हेतु खरीदा गया कागज़, वो अपना आगम व्यय हुआ। किस प्रकार का हुआ? आगम व्यय, क्योंकि अपन वो कागज़ किसके लिए? स्टेशनरी के प्रयोग के लिए खरीद रहे, दैनिक गतिविधियों के लिए खरीद रहे हैं, तो वो हमारा आगम व्यय होगा। बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार अपने सेशन खत्म होता है पूरा का पूरा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।